काशन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं डीएसपी की पाठशाला में। हिप हिप हुर्रे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। 4 कांस्य से 2 रजत और 1 स्वर्ण के साथ भारत ने एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखना शुरू किया है, जहां एक और मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना ने महिला सशक्तिकरण को और मजबूत किया है। लाखों करोड़ों महिला और लड़कियों के लिए आज वो प्रेरणा स्रोत बनी है। वहीं दूसरी ओर नीरज चोपड़ा, रवि दाहिया और भारत की पुरुष हॉकी टीम, साथ ही साथ बजरंगी जी ने जो पदक लाया है, ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव और हर्ष का क्षण है। साथ ही साथ महिला हॉकी टीम ने आज पदक तो नहीं लाया, लेकिन करोड़ों देशवासियों का दिल ज़रूर जीत लिया है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की पाठशाला में। आज का पाठ क्या है? पिछले के क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किया था। फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनका क्या एक इतिहास रहा है, किन देशों से वह प्रेरित हुआ है और कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। साथ ही साथ यह फंडामेंटल राइट्स स्टेट के विरुद्ध हमें रक्षा प्रदान करता है। स्टेट क्या है? राष्ट्र की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। स्टेट के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, मेरी गुजारिश है कि आप पिछला वीडियो अवश्य देखें। हम लोगों के आज के क्लास में है आर्टिकल 13, पार्ट 3 भारतीय संविधान, पार्ट 3 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 13। इस अनुच्छेद 13 को पूरे मूल अधिकार का एक बेस पिलर माना जाता है। साथ ही साथ इसे फंडामेंटल राइट्स का टिथ, दांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वह अनुच्छेद है जो संविधान की सर्वोच्चता न्यायपालिका के माध्यम से प्रतिस्थापित होती है। कैसे होती है, इसको हम लोग डील करेंगे। अनुच्छेद 13 में मुख्य रूप से 4 बातें हैं। एक बार हम लोग देख लें, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है उसको आप सब लोग देखने का प्रयास करें। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये जानना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वह किस तिथि को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। उसी दिन से फंडामेंटल राइट्स भी एग्जिस्टेंस उसकी आई। ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 के पहले भी भारत में कई प्रकार के लॉ होंगे और 26 जनवरी 1950 के बाद भी भारत में कई लॉ बनाए गए हैं। तो 26 जनवरी 1950 के जो लॉ है, जिन्हें प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इट मीन्स पहले के जो लॉ है, फॉर एग्जांपल हम लोग मान लें कि इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट है, या कारखाना अधिनियम 1948 है, या मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है। इस तरह से सैकड़ों लॉ थे। तो क्या ये सभी लॉ कंटिन्यू रहेंगे? क्या इन लॉ की जितनी भी क्लॉजेज, जितनी भी बातें हैं, क्या ये वर्तमान में भी जारी है कि इनमें से कुछ बातों को हटा दिया गया है? उसको हम लोग देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को यदि मान लिया जाए कि इस डेट में एक हमारा नेट फिल्टर बना हुआ है, इनसे पहले जितने भी लॉ होंगे उन लॉ को इस फिल्टर से क्रॉस कराया जाएगा। यदि उस लॉ की, वह लॉ या उस लॉ की कोई बातें, कोई क्लॉज यदि मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो, वायलेशन कर रहा हो, तो उस क्लॉज को रोक दिया जाता है कि भाई कहाँ जा रहे हो। उस क्लॉज को रोक कर छान दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। पूरी तरह इसे समाप्त नहीं किया जाता है, उसे सेपरेट करके कुछ समय के लिए छिपा दिया जाता है, कंबल उड़ा दिया जाता है, उसे सुला दिया जाता है, वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। ठीक है। तो 2 बातें हो गई कि 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी लॉ है, उस लॉ को देखा जाएगा कि क्या वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि वो लॉ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं तो उनके उस क्लॉज को सेपरेट कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा,
उन्हें कुछ समय के लिए ढक दिया जाएगा, टू हाइड, छिपा लिया जाएगा। क्यों छिपा लिया जाएगा? कि हो सकता है कि बाद में फंडामेंटल राइट्स के जिस अनुच्छेद का वह उल्लंघन कर रहा था, हो सकता है वह आर्टिकल में कुछ संशोधन हो जाए और वह जो स्लीपिंग मोड में है वह दोबारा जग जाए, दोबारा एप्लीकेबल हो जाए। इसलिए इसे छिपा लिया जाता है, पूरी तरह हटा नहीं दिया जाता है। तो यहाँ दो बातें हो गई। पहला, सेपरेट, छान कर, फिल्टर कर कर अलग करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेवाबिलिटी, टू सेपरेट। और दूसरी बातें हो गई छिपा लेना, टू हाइड, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्लिप्स। तो यहाँ दो बातें आप देख रहे हैं, पहला सेवरेबिलिटी, दूसरा एक्लिप्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ दो चीज़ें आ गई। पहली पॉइंट हो गई हम लोगों के लिए, वह है डॉक्ट्रिन ऑफ और दूसरी पॉइंट हो गई वह है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। बहुत आसान है। ये हो गया पृथक्करण का सिद्धांत। जो क्लॉज, जो लॉ के क्लॉज को अलग कर दिया गया, छान दिया गया, उसे कहेंगे पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेबिलिटी। और जो छिपा दिया गया है, कंबल उड़ा दिया गया, अंदर घी पी रहा हो, कंबल उड़ा दिया गया हो, उसे हम लोग कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो ये दोनों बातें कहाँ है? तो हमारे देश के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13 का पहला जो क्लॉज है वो इन दोनों बातों को कहलाता है। एक और डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। डॉक्ट्रिन मीन्स होता है सिद्धांत, वेबर। ये क्या है? तो ये कहता है कि क्या कोई भी नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स को त्याग सकता है? मेरी मर्जी हुई, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं अपनाऊँगा। तो ये कहता है कि नहीं त्याग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर के तहत कोई भी नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स को स्वतः अपने मन से, मर्जी से त्याग नहीं सकता है। तो ये दो चीज़ें हो गई जिसको हम लोगों ने देखा है। ठीक है, एक पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आते हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद से जितने भी लॉज बने हैं, नेचुरली वो लॉज फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखकर बने होंगे, लेकिन किसी कारणवश किसी लॉ में यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि वो शुरू से ही जीरो, शून्य, वैलिड, उसे वाइड मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये शून्य कौन करेगा? तो ये पावर कोर्ट को दिया गया है। न्यायपालिका जो है वह संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा या किसी माध्यम से जो लॉ बना है, जो कानून बना है, उसका वह दोबारा रिव्यू कर सकती है। इसी को कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट को यह पावर है कि वह यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसका रिव्यू कर सकती है। ठीक है, उसको वायड, शून्य कर सकती है, इनकंसिस्टेंट घोषित कर सकती है। तो 13 का ये पहला 1 नंबर हो गया और ये 13 का 2 नंबर हो गया। दो बातें क्लियर है। लास्ट में हम लोग इसको रिवीजन भी कर लेंगे तेजी से। नेक्स्ट, तीसरी बात, आर्टिकल 13 के तीसरी बात में लॉ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉ क्या है, कानून क्या है। तो ये लॉ क्या है, इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 के 3 में। लॉ क्या है? राष्ट्रपति द्वारा या गवर्नर के द्वारा जो अध्यादेश जारी की जाती है वो भी लॉ है। सरकार के द्वारा जो रूल बनाई गई वो लॉ है। जो ऑर्डर इशू की गई वो भी लॉ है। वैसे ही कोई रेगुलेशन बनाई गई, लाइक जेजे एक्ट रेगुलेशन, मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस रेगुलेशन, सरकार के द्वारा समय पर, सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा समय समय पर अधिसूचना जारी की जाती है, उसे अधिसूचना या नोटिफिकेशन कहते हैं। बाई लॉज, मान ले कि जो सॉवरेन बॉडी नहीं है, मान ले नगर पालिका के द्वारा एक नियम बनाया गया तो उसे क्या बोलेंगे? बाई लॉ। और कस्टम क्या है? किसी भी समाज में
किसी भी जाति या धर्म के द्वारा जो है वो कई सालों से परंपरा के स्वरूप जो चीज़ें चल रही है उसे कस्टम प्रथा कहा जाता है। जैसे मान लें हिंदू समाज में विवाह के अवसर पर 7 फेरे करना, विदाई और कई प्रकार की रस्में होती है, वह भी कस्टम कहलाता है, वह भी लॉ के अंतर्गत ही शामिल है। यहाँ मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बातें हैं कि 2 बातें लॉ में नहीं आएगा। यदि कोई सरकार कोई ऑर्डर इशू करती है और वह ऑर्डर जस्ट एक डायरेक्टिव हो, एक निर्देश देने के लिए हो, या उसमें कोई गाइडलाइन हो कि भाई ये फॉलो करना है, तो वो लॉ में नहीं आएगा। और दूसरी बात है वह है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ भी इस लॉ के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो हमने आपको लॉ क्या है ये डिफाइंड किया, लॉ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। अब इसके बाद है वह है कि आर्टिकल 13 में चौथा पॉइंट, ये शुरू में मूल संविधान में नहीं था। आर्टिकल 13 का चौथा पॉइंट को बाद में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा इसे ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 13 का 4 जो है ये ऐड किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसे मैंने लिखा भी है, 13 का 4 ऐड किया गया है बाद में। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि क्या संविधान संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 13 में? क्या संविधान संशोधन जो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या न्यायपालिका उसे चैलेंज कर सकती है या नहीं कर सकती? इस पर कई केसेस से कई वाद है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन स्टेट, ठीक है, यूनियन इंडिया 1951। इसमें कहा गया कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, पार्ट 3 में मौलिक अधिकार में यदि कोई संशोधन किया जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। बाद के समय में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब सरकार 1967 में कहा गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसे चैलेंज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसे देख सकती है, उस पर निर्णय सुना सकती है। 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के समय आया और इस संशोधन में कहा गया कि बिल्कुल नहीं कर सकती, न्यायपालिका संशोधन पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकती है, वह न्यायालय योग्य नहीं है। इट मीन्स संसद को यह पावर है कि वह मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। ठीक है, इसमें कहा गया है। केशवानंद भारती इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से अलग से पढ़ना है, समय मिलेगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपको इस पर। केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, न्यायपालिका जो है उस संविधान संशोधन पर क्वेश्चन नहीं उठा सकती है, लेकिन संसद सरकार जो है वह मौलिक अधिकार में संशोधन तो कर सकती है, परंतु उससे संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे मान लें आर्टिकल 14 संविधान का मूल स्ट्रक्चर में शामिल है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो निष्कर्ष क्या निकला कि क्या संविधान संशोधन सरकार कर सकती है? जी, कर सकती है। अनुच्छेद तो आप बताइए, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया है? 268, अच्छा नहीं, 368 में। ठीक है, आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का उल्लेख है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सरकार जो है वो कर सकती है फंडामेंटल राइट्स में, चैप्टर 3 में, पार्ट 3 में, लेकिन उससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी को मैंने लिखा है। जुडिशियल रिव्यू तो मैंने बताया आर्टिकल 13 के 2 में जुडिशियल रिव्यू का जिक्र है। तो ये हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? आर्टिकल 13 का देखें एक बार, इसमें 4 बातें कही गई है। फिर से एक बार रिवीजन कर लें। पहली बात कि पहले 26 जनवरी 1950 के पहले के जो भी लॉ है, जो भी कानून है, वो कानून यदि मौलिक अधिकार का हनन करेंगे तो वह इनकंसिस्टेंट, वो असंगत, वह शून्य मान लिए जाएंगे, बेकार मान लिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो डेडलाइन दिया गया वो क्या दिया गया? 26 जनवरी 1950 से इसे क्रॉस करना पड़ेगा, सभी लॉ को इससे क्रॉस करना पड़ेगा। यदि कोई लॉ या लॉ का कोई क्लाउज यदि मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो उसे क्या करेंगे? पहले उसे छानकर अलग कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? उसे छिपा लेंगे।
दो बातें हैं। छानकर अलग करने के लिए मैंने कौन सा सिद्धांत कहा? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, अलग करने का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। और छिपा लेगा कुछ समय के लिए, कंबल उड़ा देगा उसे, इसे मैंने क्या कहा? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का मीनिंग क्या है? टू हाइड, छिपा लेना। छिपा लेना मीन्स कि बाद में हो सकता है कि वो एप्लीकेबल हो जाए। तो ये दो सिद्धांत इस पहले पार्ट का अंग है। दूसरी चीज में हम लोगों ने क्या देखा? तो दूसरा में हम लोगों ने देखा कि न्यायपालिका को यह शक्ति है कि वह 26 जनवरी 1950 के बाद के किसी कानून को शून्य घोषित कर सकती है, समाप्त कर सकती है, यदि वह मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो। इसी में है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन का पावर। अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन भारत में। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नोट्स आप जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने कहा व्हाट इज लॉ, विधि, कानून क्या है, कानून के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, वो हम लोगों ने क्या संविधान संशोधन इस लॉ के अंतर्गत आएंगे? नहीं आएंगे। चौथी बात, ये पहले नहीं थी, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे ऐड किया गया? 24वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा इसे हमारे संविधान में ऐड किया गया। कहाँ ऐड किया गया? 13 का 4th के रूप में ऐड किया गया। निष्कर्ष क्या निकला कि क्या 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? जी किया सकता है, परंतु संविधान का मूल ढांचा इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो एक बार मैंने ब्रशअप कर लिया कि हम लोगों ने इसमें पढ़ा क्या है। तो अनुच्छेद 13 का उद्देश्य क्या है? तो संविधान हमें कहता है कि स्टेट से हमें बचाता है, स्टेट से हमें बचाता है कि भाई राज को कहता है खबरदार जो इनके मौलिक अधिकारों को छीना, तो यानी मौलिक अधिकार को छीनोगे तो उसके लिए न्यायपालिका है। ठीक है। तो आर्टिकल 13 का मूल उद्देश्य क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत टफ माना जाता है इस आर्टिकल को, लेकिन बट ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 14 और उसके आगे की चीज़ें आएंगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।